हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जिस तरीके से अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर के एसएससी में वो करेंगे। बहुत सारी शॉर्टकट कीज के क्वेश्चन और फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन प्लस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर से आ रहे हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। आने वाली सभी शिफ्ट्स के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो सिलेक्ट टेक्स्ट होता है उसको काटने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ टेक्स्ट लिख गया है उसको कट करना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे Ctrl+X। ऑप्शन बी इसमें सही है। Ctrl+X यूज होता है कट करने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को। अब हम देख लेते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ इंपॉर्टेंट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो Ctrl+A का हम इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट ऑल कॉन्टेंट ऑफ द पेज के कॉन्टेंट को सिलेक्ट करने के लिए। अगर हमें हाईलाइटेड सेक्शन को बोल्ड करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे Ctrl+B का। यदि हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे Ctrl+C का। यदि हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करना है तो हम Ctrl+X का इस्तेमाल करेंगे। यदि हमें हाईलाइटेड सेक्शन जो है उसको अंडरलाइन करना है तो हम करेंगे Ctrl+U का इस्तेमाल। पेस्ट करने के लिए किया जाता है Ctrl+V का इस्तेमाल। एंड यदि आपने लास्ट एक्शन को अंडू करना है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ टेक्स्ट लिखा था और गलती से आपको डिलीट हो गया तो उसको अंडू करना है वापस से, तो आप Ctrl+Z का इस्तेमाल कीजिए। और डॉक्यूमेंट को यदि क्लोज करना है तो Ctrl+W। ये शॉर्टकट कीज हैं जो कि यूज की जाती हैं। अब आते हैं F12 की इज़ यूज टू ओपन। तो F12 कुंजी का प्रयोग किसको खोलने के लिए किया जाता है। तो देखो जब हम कीबोर्ड यूज करते हैं वहाँ पे शुरुआत में ये सब कीज होती हैं F1 से लेके F12 तक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी की किस तरीके से यूज होती है। तो F12 जो की है ना वो क्यों यूज होती है, सेव एज डायलॉग बॉक्स के रूप में, यानी कि ओपन करना है सेव एज डायलॉग बॉक्स को। चलिए देख लेते हैं इसी के साथ F1 से लेके F12 यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि इस तरीके से इसमें एक क्वेश्चन आता है। F1 से F12 तक जितनी भी शॉर्टकट कीज है उससे एक क्वेश्चन आता है। तो F1 का इस्तेमाल होता है ओपन करने के लिए जो हेल्प स्क्रीन है सभी प्रोग्राम्स में ऑलमोस्ट। अगर आपको रीनेम करना है किसी भी सिलेक्टेड फाइल को या फिर फोल्डर को तो F2 का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि रीनेम करने के लिए एडिट करने के लिए F2 का इस्तेमाल होता है। यदि आपको ओपन करना है कोई भी सर्च फीचर एप्लीकेशन के लिए जो उस मोमेंट पे एक्टिव है, यानी कि सर्च फीचर किसी भी एप्लीकेशन के लिए, ये तो हेल्प स्क्रीन के लिए था, ये सर्च फीचर किसी भी एप्लीकेशन के लिए ओपन करना है तो F3। यदि क्लोज करना ये इंपॉर्टेंट है, Alt+F4 का इस्तेमाल होता है एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए, आपको पता होगा। तो F4 का हम इस्तेमाल करते हैं क्लोज करने के लिए विंडो को। अगर आपको रिफ़्रेश करना है या फिर पेज को रीलोड करना है डॉक्यूमेंट के विंडो को तो F5 का इस्तेमाल कीजिए रिफ़्रेश करने के लिए। यदि कर्सर को मूव करना है तो F6 का इस्तेमाल करना है। अगर स्पेलिंग चेक करना है, कुछ भी लिख दिया है, ग्रामर चेक करनी है माइक्रोसॉफ्ट ऐप में तो F7 का इस्तेमाल होता है ग्रामर चेक करने के लिए। याद रखना F7 इस्तेमाल किया जाता है ग्रामर चेक करने के लिए, इंपॉर्टेंट है। F8 का इस्तेमाल होता है एक्सेस करने के लिए बूट मेनू को विंडो में जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं। F9 का भी इस्तेमाल रिफ़्रेश करने के लिए होता है। हमने देखा F5 का इस्तेमाल रिफ़्रेश या फिर रीलोड करने के लिए हो रहा है। रिफ़्रेश करने के लिए डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए ईमेल्स को आउटलुक में F9 का इस्तेमाल होता है। F10 का इस्तेमाल होता है एक्टिवेट करने के लिए मेनू बार को, कोई भी ओपन एप्लीकेशन का मेनू बार है उसको एक्टिवेट करने के लिए F10 का इस्तेमाल होता है एक्टिवेट करने के लिए, याद रखना। और Shift+F10 ऐसा ही है जैसे हम राइट क्लिक करते हैं ना कंप्यूटर में, राइट क्लिक किया आपने माउस से या फिर लैपटॉप पे, तो उसी तरीके से F10 जो है Shift+F10 वो राइट क्लिक करके देगा हमें। F11 का इस्तेमाल होता है इंटर करने के लिए या फिर एग्जिट करने के लिए फुल स्क्रीन मोड को, जो कि इंटरनेट ब्राउज़र में चल रहा है। यदि आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो F12 का इस्तेमाल होता है। मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो मशीन और असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, फर्स्ट जनरेशन में। हमने देखा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी कंप्यूटर में, 5th जनरेशन तक कंप्यूटर भी आ गए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी तो वहाँ पे मशीन और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। तो देख लेते हैं इसी के साथ लैंग्वेज कंप्यूटर में जो यूज हुई है 1st से 5th जनरेशन, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये भी मैंने पूरा लगा दिया है आपके लिए। जैसे 1st जनरेशन में तो मोस्टली मशीन और असेंबली लैंग्वेज का ही इस्तेमाल हुआ। 2nd जनरेशन में हमने देखा असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज भी आ गई, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में भी फोर्ट्रेन एंड कोबोल।
थर्ड जनरेशन में हमने देखा हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी आई, जैसे कोबोल तो चली रही थी सेकंड जनरेशन में, इसके अलावा पैस्कल, बेसिक, ये सब थर्ड जनरेशन में हमें देखने को मिली। फोर्थ जनरेशन में हमने देखा और भी हाई लैंग्वेज आ गई, जैसे पैस्कल तो थर्ड में भी चल रही थी, फोर्थ में भी है, कोबोल भी है। इसके अलावा फोर्ट्रन 77 इसका अपग्रेड वर्जन फोर्थ जनरेशन में हमने देखा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है एक तो फर्स्ट वाला है और फिफ्थ वाला भी है, क्योंकि फिफ्थ तो अभी चल ही रहा है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है, C++, जावा एंड नेट। ये जावा बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि जावा कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुई है, तो ये फिफ्थ जनरेशन, ठीक है ऑप्शन, अरे यार जावा जो है फिफ्थ जनरेशन में यूज होती है, ये आपको टिक कर देना है। मशीन यूज इन हॉस्पिटल्स लाइक ECG एंड डायलिसिस यूज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो अस्पतालों में ECG और डायलिसिस जैसी मशीनें किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करती हैं। तो देखो ऑप्शन ए इसमें सही है, हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो देखो एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक है एनालॉग कंप्यूटर, एक है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है जो चेक किया जाता है डायलिसिस का प्रोसेस या फिर ECG का प्रोसेस हॉस्पिटल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। कीबोर्ड इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। तो कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है। तो एक होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट। इनपुट में क्या होता है, कोई भी यूजर वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, आउटपुट में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है, जो इनपुट होता है इसमें इन्फॉर्मेशन हम सेंड करते हैं यूजर के थ्रू, एंड जो आउटपुट होता है वो हमें रिसीव करवाता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है, कीबोर्ड को तो हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट के रूप में, ऑप्शन ए इसमें सही है। अब देख लेते हैं कुछ इनपुट्स एंड आउटपुट, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, ऑप्टिकल स्कैनर है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है, ट्रैक बॉल, वेबकैम, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर्स, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट में जैसे मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है एंड स्पीकर, ये सब जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। तो इसमें से नहीं है ना, वो है ऑफिस विस्ता। ऑफिस XP वैलिड वर्जन है, ऑफिस 2007 पे आया था, लेकिन ऑफिस विस्ता नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, ऑप्शन बी इसमें सही है। विच डिवाइस इज यूज टू रिप्रोड्यूस ड्राइंग यूजिंग पेन्स दैट आर अटैच टू मूवेबल आर्म्स। तो भुजाओं से जुड़े पेनों का उपयोग करके चित्रों को पुनः उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर प्रीव्यूइंग द पेज फॉर प्रिंटिंग। तो प्रिंट करने के लिए पेज का पूर्व अवलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो पेज को प्रीव्यू करने के लिए प्रिंटिंग से पहले उसका किया जाता है ऑप्शन सी, Ctrl+F2 का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर ओपनिंग हेल्प। तो कौन सी कुंजी को किसको खोलने के लिए किस शॉर्टकट हेल्प को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ओपनिंग हेल्प को खोलने के लिए मैंने आपको बताया था F1 से शुरुआत होती है हेल्प को ओपन करने के लिए, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड्स डॉक्यूमेंट। तो सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, DOCX, ऑप्शन डी इसमें सही है। व्हाट इज़ यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो ये वाला क्वेश्चन आया है, दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल जिसका है, सेम नेटवर्क 2 है लेकिन प्रोटोकॉल भी डिफरेंट है, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है गेटवे का, ऑप्शन ए इसमें सही है। तो ब्रिजेस में हम जब सेम प्रोटोकॉल हो तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गेटवे में डिफरेंट यदि प्रोटोकॉल हो तो इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए इसमें सही है गेटवे। डिफरेंट प्रोटोकॉल है, 2 नेटवर्क्स हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो गेटवे जो है नेटवर्क मोड है जो कि टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है जब 2 नेटवर्क जिनकी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल डिफरेंट है उनको जोड़ना हो तो, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही है। F7 की इज़ कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक, etc4। तो F7 कुंजी का उपयोग आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि में किया जाता है। क्यों किया जाता है ये तो बहुत ही पता होगा आपको, क्योंकि मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ, स्पेलिंग चेक करने के लिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने के लिए, ऑप्शन बी इसमें सही है। What is the shortcut key for the central alignment of a line or text in MS Office software? MS Office सॉफ्टवेयर में एक लाइन या टेक्स्ट के सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो शॉर्टकट की है सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए लाइन और टेक्स्ट में MS Office सॉफ्टवेयर में Ctrl+C, ऑप्शन ए इसमें सही है।
विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट द करंट डेट, वर्तमान दिनांक डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो आपको डी से पता हो रहा चल रहा होगा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी का किसका प्रयोग किया जाता है, तो कट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं CTRL प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन बी इसमें सही है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, तो सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका किया जाता है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए का, CTRL प्लस ए, ऑप्शन बी इसमें सही है, कंट्रोल प्लस ए। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्लोज एक्टिव विंडो, तो सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, ऑल्ट प्लस F4 कर देता है बंद, खत्म। विच मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज परमानेंट इन द नेचर, तो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी प्रकृति में स्थायी होती है, तो देखो एक होती है परमानेंट, एक होती है नॉन परमानेंट, टेम्परेरी, यानी कि परमानेंट में क्या होता है वो एक बार बन गई तो बन गई, फिर उसको रीनेम या फिर चेंज वेज नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे मैं पहले आपको आंसर बता देती हूँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एक होती है रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रोम में क्या होता है, रोम में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैसा ही रहता है, वो बदलता नहीं है। रैम में क्या हुआ कि आपने जैसे लैपटॉप बंद हुआ तो उसका डाटा भी उड़ सकता है, कंप्यूटर बंद हुआ उसका डाटा उड़ जाएगा, उसको आप रीनेम कर सकते हैं, री एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम रीड ओनली मेमोरी होती है यानी कि रोम, वो परमानेंट होती है, वो नॉन वोलेटाइल होती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्योंकि ये वोलेटाइल है तो जो भी डाटा आता है रैम से वो लॉस्ट हो सकता है जैसे ही कंप्यूटर की पावर बंद होती है। रीड ओनली मेमोरी ये नॉन वोलेटाइल है यानी कि ये परमानेंट है और इसमें जो प्रोग्राम बन गया वो एकदम परमानेंट हो जाता है। 8 बिट्स मेक हाउ मेनी बाइट्स, तो 8 बिट्स से कितने बाइट बनते हैं, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो आप अच्छे से। ऑप्शन ए इसमें सही है, 1 बनता है, 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनता है, ठीक है। और 1 बिट कितना होता है, बिट सबसे छोटी बिट जो होता है उसमें बाइनरी डिजिट होता है, 0 या 1 को कहते हैं बिट। अब देख लेते हैं हम, तो 4 बिट से 1 निब्बल बनता है और 8 बिट से 1 बाइट, तो शुरुआत होती है बिट से, बिट सबसे छोटा है यहाँ से हमने देखा। तो 4 बिट से बन रहा है 1 निब्बल, 8 बिट से बन रहा है 1 बाइट, 1024 बाइट से बन रहा है 1 KB। देखो KB तो आपके ऐसे ख़त्म हो जाते होंगे, तो 1 KB किलो बाइट यानी कि 1024 बाइट उसमें लग रहे हैं। और जो 1 MB जो ऐसे ही बस सेकंड में ही ख़त्म हो जाएगा उसको 1024 KB होते हैं उसमें। और 1024 MB मिलाकर बनता है 1 GB यानी कि गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट मिलाकर बनता है 1 टेट्राबाइट। 1024 टेट्राबाइट मिलाकर बनता है 1 पेट्राबाइट एंड 1024 पेटाबाइट मिलाकर बनता है एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट बनता है। 1024 एक्साबाइट बनाकर मिलता है 1 जेडाबाइट, ठीक है। ये सब देख लीजिए आप। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन कीबोर्ड टू अंडू एन एक्शन, तो किसी क्रिया को पूर्ववत करने के लिए कीबोर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है। तो कुछ फंक्शन आपने कर दिया है, फॉर एग्जांपल दूसरी स्लाइड पे आप पहुंच गए हैं, कुछ भी कर दिया तो अंडू करना है तो आप वापस से उसी चीज़ पे आ जाएंगे। तो इसको किया जाता है Ctrl+Z के माध्यम से। अब कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। Ctrl+X सिलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए, Ctrl+C या फिर Ctrl+Insert कॉपी करने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपको C से कनेक्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए होता है Ctrl+V का, और अंडो करने के लिए किसी एक्शन को होता है Ctrl+Z का। स्विच करना है बिटवीन ओपन एप्स तो Alt+Tab एंड Alt+F4 जो है क्लोज कर देता है एक्टिव आइटम को और एग्जिट द एक्टिव ऐप। तो और भी देख लेते हैं। F2 में आपको बता चुकी हूँ, रीनेम करता है किसी भी सिलेक्टेड आइटम को। F3 सर्च करना है फाइल और फोल्डर में, फाइल एक्सप्लोरर है। डिस्प्ले करना है एड्रेस बार लिस्ट फाइल और एक्सप्लोरर में, तो F4 का इस्तेमाल कीजिए। रिफ्रेश करने के लिए F5। F6 का इस्तेमाल होता है साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट इन अ विंडो और ऑन द डेस्कटॉप। F10 का होता है एक्टिवेट करने के लिए मेन्यू बार को। Ctrl+A सिलेक्ट करता है ऑल आइटम्स को। Ctrl+D डिलीट कर देता है सिलेक्टेड आइटम को या फिर मूव कर देता है इसको रिसाइकिल बिन में। Ctrl+C ओपन सर्च करने के लिए मोस्ट ऐप्स में इस्तेमाल होता है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम, तो चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो आपको देखो बार बार इसी में दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसी में एक बार में रिवीजन आपका हो रहा है। Ctrl+B इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। विच इज़ बिग लैन और मैन, तो बड़ा क्या है इनमें से, लैन है या फिर मैन है। तो इसमें से बड़ा है ऑप्शन ए मैन। तो देख लेते हैं कैसे बड़ा है ये। तो देखो सबसे पहले आता है लेन। तो लेन जो है लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। ये छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में कन्फाइंड रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपने लगा दिया नेटवर्क।
एक होता है मेन, इसको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि ऐसा जो नेटवर्क होता है वो सिटी या फिर कॉलेज कैंपस छोटे छोटे एरियाज़ में वो डिवाइडेड रहता है। एक होता है वैन, WAN, ये तो सबसे बड़ा है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को ये कवर करता है और जितना भी लैन और मैन का है उससे ज़्यादा ये एरिया कवर करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पूरी कंट्री ही इसने कवर कर ली, इसने तो है ना, तो WAN सबसे बड़ा है इसमें सबसे बड़ा नेटवर्क है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड्स डॉक्यूमेंट, तो सभी वर्ड, ये दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक-एक्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WLAN, तो WLAN का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी है ऑप्शन ए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखना, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, वैन की है वैल्यू एडेड नेटवर्क, VCD की है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो की है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VGA की है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑल दी मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड, कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरण को क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं हार्डवेयर। जो हमें दिखाई दे फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं वो हार्डवेयर, और जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, जो उसके अंदर होते हैं कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स बनाते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही है, हार्डवेयर। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड सर्किट डिड कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC अस्तित्व में आया, तो ये आया था थर्ड जनरेशन में। ऑप्शन सी इसमें सही है। तो देख लेते हैं थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड 1965 से 1971, और ये इन्वेंट किया गया था जैक किलबी के द्वारा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और डेवलपमेंट जो है कंप्यूटर का, इसने क्या कर दिया, और साइज में कंप्यूटर को छोटा कर दिया, रिलायबल कर दिया और एफिशिएंट। फर्स्ट जनरेशन में हम देख रहे हैं कि वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हो रही हैं, है ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फर्स्ट जनरेशन से चलता आ रहा है। तो सेकंड जनरेशन में थोड़ा और रिलायबल होगा, कंप्यूटर थोड़े छोटे होंगे। थर्ड जनरेशन में और रिलायबल होगा और कंप्यूटर थोड़े एफिशिएंट होंगे। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन आते आते हम देखेंगे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हमारे लिए कंप्यूटर को हैंडल करना बहुत आसान हो जाए। तो ऑप्शन सी इसमें सही है, थर्ड जनरेशन में हमें देखने को मिला। अब देख लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 इसका टाइम पीरियड है। वैक्यूम ट्यूब सिस्टम इसमें इस्तेमाल हुए थे। तो इसमें एक तो ये पूछा जाता है कि कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, ठीक है। तो अब इसको एक बार देख लो। सेकंड जनरेशन 1959 से 1965 ट्रांजिस्टर्स इसमें इस्तेमाल होने लगे। और थर्ड जनरेशन जिसका टाइम पीरियड है 1965 से 1971, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट हमें देखने को मिले। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक जो टाइम है, माइक्रो प्रोसेसर, ये अभी तक चल रहा है फोर्थ जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर का इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और VLSI टेक्निक, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में हम देखते हैं 1980 से अब तक चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स टाइप इसमें इस्तेमाल होने लगा। और जो इसमें टेक्निक है वो ULSI है। फोर्थ में थी VLSI और फिफ्थ में है ULSI, ठीक है। विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटरनेट एक्सेस का कौन सा तरीका नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एक बार, ताकि थोड़ा और सपोर्ट मिले। ऑप्शन डी इसमें सही है, कूल स्पॉट। इंटरनेट एक्सेस हॉटस्पॉट से भी हो जाते हैं, वायरलेस कनेक्शन, ब्रॉडबैंड। कूल स्पॉट क्या होता है, कुछ नहीं होता। ऑप्शन डी इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्च इंजन, तो इनमें से कौन सा वेब सर्च इंजन नहीं है, तो इनमें से जो नहीं है ना वो है ऑप्शन डी, सफारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ URL, तो इनमें से कौन सा URL का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन डी, IP एड्रेस। लैन फंक्शन इन MS एक्सेल बिलोंग टू विच कैटेगरी, तो MS एक्सेल में लैन फंक्शन किस श्रेणी से संबंधित है, तो ये संबंधित है ऑप्शन ए, टेक्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चेंज केस ऑप्शन इन MS वर्ड, तो उनमें से कौन सा MS वर्ड में वैध चेंज केस विकल्प नहीं है, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पैस्कल केस नहीं है। बाकी टॉगल केस, अपर केस, लोअर केस ये सब है चेंज केस ऑप्शन, लेकिन पैस्कल केस नहीं है। विच कंप्यूटर इज यूज इन हॉस्पिटल टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ पेशेंट, तो अस्पतालों में रोगियों के हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें होता है ऑप्शन ए, हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो देखो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि हॉस्पिटल्स में डायलिसिस चेक करना है, ECG करना है, उसके लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा। नॉर्मल कंप्यूटर का इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर मिल के बना होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से। तो हार्ट बीट यदि पेशेंट की चेक करनी है उसके लिए भी हाइब्रिड कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप आपको ये याद हो गया हो। विच इज अ शॉर्टकट की टू चूज अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, तो MS वर्ड में दस्तावेज चुनने के लिए शॉर्टकट कौन सी कुंजी का इस्तेमाल होता है, तो इसका होता है ऑप्शन ए, Ctrl+W। यदि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चूज करना है शॉर्टकट की उसके लिए इस्तेमाल होगी Ctrl+W। इन MS वर्ड इज यूज टू कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड पैराग्राफ। कुछ टेक्स्ट लिख दिए हैं, पैराग्राफ लिख दिए हैं, बैकग्राउंड को कलर करना है, तो क्या इस्तेमाल होगा, ऑप्शन ए, शेडिंग।
शेडिंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है कलर करने के लिए बैकग्राउंड को। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज इक्विवेलेंट टू Ctrl+S टू सेव एन ओपन फाइल इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में खुली फाइल को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की Ctrl+S के बराबर है? तो ये बराबर है ऑप्शन ए, Shift+F12 दबाकर भी वही काम होता है जो Ctrl+S दबाकर होता है। विच सेट ऑफ रूल्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइल्स ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए नियमों का कौन सा सेट लागू होता है? तो एक्सचेंज करना है फाइल्स को तो होती है ऑप्शन बी HTTP इस्तेमाल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ रूल्स एप्लीकेबल होता है फाइल्स एक्सचेंज करने के लिए HTTP का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन MS वर्ड। तो उनमें से कौन सा MS वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प अलाइनमेंट नहीं है, बाकी ये सब सही है। टास्क वार, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट, अलाइनमेंट थोड़ी है करेक्टर फॉर्मेटिंग, आपने देखा होगा फॉन्ट लिखे होते हैं, फॉन्ट की स्टाइल, टास्क वार, अलाइनमेंट नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही है। इन HTML टैग इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेज एंड स्क्रॉलिंग लिस्ट बॉक्स। तो HTML में फिल इन द ब्लैंक्स टैग का उपयोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स और स्क्रॉलिंग लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन इज सिलेक्ट का। ए वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक वेब पेज को एक शब्द जिससे क्लिक करने पर एक और दस्तावेज खुलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ऐसा होता है जिसको क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज एन ऑप्टिकल मेमोरी। तो उनमें से कौन सी मेमोरी का ऑप्टिकल मेमोरी है? तो ये है ऑप्शन सी, CD-ROM। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CMOS की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके। MPG इज एन फाइल एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल्स। तो MPG किस प्रकार की फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? तो ये है ऑप्शन सी, वीडियो का। MPG फाइल एक्सटेंशन है वीडियो का, याद रखना। हु इज द फादर ऑफ ईमेल। ईमेल का जनक कौन है? तो ईमेल के जनक हैं ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन। विच वन इज द फर्स्ट सर्च इंजन इन द इंटरनेट। तो इंटरनेट में सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है? तो सबसे पहला था ऑप्शन बी, आर्ची। विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हार्ट। तो आपने ब्रेन तो कई बार सुना होगा, आज हम पढ़ रहे हैं हार्ट। कौन सा कंप्यूटर का किस कंपोनेंट को हार्ट भी कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को बोला जाता है हार्ट, दिल। विच इज द मोस्ट कॉमन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल यूज इन। तो देखो हार्ट तो बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर को, ब्रेन बोला जाता है CPU को। विच इज़ द मोस्ट कॉमन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल यूज इन इंटरनेट फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इंटरनेट में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम अनुरोध प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, HTTP। वेयर बायस इज स्टोर। तो बायस कहाँ संग्रहित होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन सी, फ्लैश मेमोरी चिप में। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोडिंग करने के लिए यूज होता है। इन अ डिजिटल कंप्यूटर विच पार्ट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो एक डिजिटल कंप्यूटर में अंकगणितीय तर्क इकाई, मेमोरी इकाई और नियंत्रण इकाई किस भाग में होती है? ये होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ऑप्शन सी इसमें सही है। दी ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेंस लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शंस। तो सॉफ्टवेयर के कमांड में कमांड और विकल्पों की सूची होती है। सॉफ्टवेयर के फिल इन द ब्लैंक्स में कमांड और विकल्पों की सूची होती है, ये होती है मेन्यू बार में। तो आपने देखा होगा मेन्यू बार, वहाँ पे बहुत सारे कमांड्स और ऑप्शंस होते हैं, कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। द यूनिट ऑफ स्पीड यूज्ड फॉर सुपर कंप्यूटर इज। तो सुपर कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त गति की कौन सी इकाई है? तो सुपर कंप्यूटर की जो यूनिट है वो है ऑप्शन बी, GELOPS। याद रखना, गैलोप्स जो है सुपर कंप्यूटर की यूनिट है। इंटरनेट्स इनिशियल डेवलपमेंट व सपोर्टेड बाई। इंटरनेट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा समर्थित था? तो ये था ऑप्शन बी, ARPANET के द्वारा। ऑप्शन बी इसमें सही है। इनिशियल डेवलपमेंट में जो हेल्प की थी वो थी ARPANET। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट प्रोग्राम्स लाइक एप्लेट्स। तो एप्लेट्स जैसे प्रोग्राम बनाने के लिए इनमें से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? इसमें से किया जाता है जावा का। ऑप्शन सी इसमें सही है, हाई लेवल लैंग्वेज है और 5th जनरेशन में हमने देखा था कि जावा जो है लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुई है। व्हाट इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स। तो कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है सिलिकॉन का। ऑप्शन सी इसमें सही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर है इसलिए चिप्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाई चार्ल्स बेबेज वॉज कॉल्ड। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन बी इसमें सही है। चार्ल्स बेबेज को ऑल्सो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। वेब पेज आर रिटन यूजिंग। तो वेब पेज का उपयोग क्या करके लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है ऑप्शन सी, HTML। आपको शॉर्टकट कीज देख लेते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड्स हैं।
Alt+D का इस्तेमाल होता है सेलेक्ट करने के लिए एड्रेस बार को। Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं सर्च बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए, और Ctrl+F का भी सर्च, एक मिनट रुको, तो जो Ctrl+E है इसका लाइन को अलाइन करना है तो इस्तेमाल होता है, सिलेक्ट हटा दो यहाँ से। और Ctrl+F का इस्तेमाल होता है सर्च बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, E का इस्तेमाल होता है लाइन या टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। Ctrl+N का इस्तेमाल होता है न्यू विंडो को ओपन करने के लिए। Ctrl+T का इस्तेमाल होगा न्यू टैब को ओपन करने के लिए, स्विच करने के लिए। Ctrl+W का इस्तेमाल होता है एक्टिव टैब को क्लोज करने के लिए, और कहीं पे भी यदि कोई टैब खुला है तो उसको क्लोज करने के लिए। Ctrl+1 का इस्तेमाल होता है सिंगल स्पेस लाइन हमें देनी है, और डबल स्पेस लाइन देनी है तो Ctrl+2 का इस्तेमाल कीजिए। Ctrl+H का होता है फाइंड और रिप्लेस करने के लिए ऑप्शंस को। Ctrl+J का इस्तेमाल होता है जस्टिफाई करने के लिए पैराग्राफ अलाइनमेंट को। Ctrl+L का इस्तेमाल होगा अलाइन करने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन को लेफ्ट से। Q का होगा अलाइन करने के लिए पैराग्राफ को लेफ्ट से। अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट को Y का, और कंट्रोल करने के लिए 5 को Ctrl+5 का इस्तेमाल होता है स्ट्राइक थ्रो हाईलाइटेड सेक्शंस के लिए। अब कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे एल्गोल है जो एल्गोरिथम लैंग्वेज, ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, BHTML की लैंग्वेज है फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, BIU की है बस इंटरफेस यूनिट, CDRW की है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CDROM की है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DRAM की है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, GBPS की है गीगाबाइट्स पर सेकेंड, GDI की है ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस। SDD की फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, SDMI की है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HTTPS की है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTML की है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, मैं आपको बता चुकी हूँ। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।